Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिफ मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम इवॉल्व कर रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की सारी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ मिलकर काम करें ताकि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो सके। इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़े इशू का चर्चा है, वो है कंबाइंड रिपोर्टिंग सिस्टम। 150 मुल्कों ने ये ट्रीटी साइन की है और अब इंफॉर्मेशन बग़ैर किसी रुकावट के फ़्लो करेगी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ में, जो कि पाकिस्तान भी इसका सिग्नेटरी है। और इस पे क्या इसके असरात होंगे हमारे टैक्स निज़ाम पे, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकराम साहब, उन्होंने हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है। ये कॉलमिस्ट हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं टैक्स में और माशत पे गहरी नज़र रखते हैं। और हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब अब्दुल्ला यूसुफ साहब ने, जो साबका चेयरमैन हैं और आजकल प्रैक्टिस भी में है। और इनका दौर जो था वो एक रोशन दौर अगर ना कहा जाए तो सही नहीं होगा, इसलिए कि उसमें एफबीआर ने काफ़ी टारगेट्स अचीव किए थे, काफ़ी अच्छा निज़ाम टैक्स का हो गया था। आए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो कंबाइंड रिपोर्टिंग सिस्टम का जो निज़ाम आपने भी सुना होगा, जो ट्रीटी साइन की गई है, ये आपके ख्याल में इसके क्या असरात होंगे और किस तरह इसको पाकिस्तान को इसको लेना चाहिए? मल्टीलैटरल ट्रीटी जो हमने साइन की है वो एक बहुत अच्छा कदम है, जिसके ज़रिए हम जो है वो बाहम जो पहले एक ट्रीटी के तहत इंफॉर्मेशन ली जाती थी, उसकी बजाय 180 मुल्कों ने जो अभी तक इसके ऊपर साइन किए हैं, वो आपको खुद ब खुद इंफॉर्मेशन हासिल होगी। मगर उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें करनी थी हमारे अपने टैक्स निज़ाम के अंदर, अपने टैक्स लॉज के अंदर। और 2 दिन पहले OECD ने इस बात पे बहुत इतराज़ किया है कि पाकिस्तान ने अभी कंट्री बाय कंट्री और जो रूल्स हैं जो उसके लिए ज़रूरी थे वो नहीं बनाए। और जो हमारे यहाँ अभी तक कंबाइंड रिपोर्टिंग रूल्स थे उसके अंदर भी बहुत सी कमियां हैं जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। यूँ लग रहा है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर ऐसे मल्टीलैटरल ट्रीटी को समझने वाले लोग नहीं हैं और वो रूल्स कहीं से कॉपी करके लगा रहे हैं। आप हैरान होंगे कि उस रूल्स के अंदर बजाय इसके कि हम अपना जो था वो यूज़ करते टर्मिनोलॉजी, उन्होंने उसके अंदर TNT लिखा है, जो कि टैक्स जो नंबर का रवाज है वो असल में इंडिया से उन्होंने ले लिया। वहाँ पे उसको डिफरेंट टिन कहते हैं, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जी जी। तो अगर आप रूल्स को देखें जो 2 महीने पहले हुए थे और फिर उसके बाद उसमें अमेंडमेंट्स की गई, वो जाहिर करता है कि हमारे यहाँ इसकी कोई एक्सपर्टीज़ ही नहीं है, ना वो कहीं वेट हुए हैं, ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास गए हैं, वहाँ भी नई एक्सपर्टीज़ होंगी। चले अगर नहीं थी तो कम से कम प्राइवेट सेक्टर में जो अच्छे लोग हैं जो इस मामलात पे इंटरनेशनल टैक्सेशन में काम करते हैं, जिनका तजर्बा है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। मुझे बाज़ का बहुत अफसोस होता है कि ऐसे मामलात में फिर हमारी वहाँ पे जग हंसाई होती है। और मुझे 2-3 दफ़ा OECD के लोग जो मेरे साथ काम करते हैं एज इंडिविजुअल कैपेसिटी और वहाँ के टैक्स एक्सपर्ट, उन्होंने मुझे शिकायत की है कि ये क्या मामला है। अब जाहिर है कि मुल्क की मोहब्बत में और अपनी लोगों की इज्जत रखने के लिए मैंने उन्हें कहा कि कुछ गलती हो गई होगी, मगर FBR के अंदर जो लोग अब बैठे हुए हैं वो समझते हैं कि ये तो आपने खाका खींचा कि इसके साथ ये मसाइल हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि आम पाकिस्तानी, आम टैक्स पेयर जिसके बैंक अकाउंट अगर बाहर हैं और ये इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी FBR के पास, तो क्या इससे उसके ऊपर क्या असरात होंगे और किस तरह उनको अपने डिस्क्लोजर्स को बेहतर करना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्योंकि देखें जी बताइए। जी मैं बता रहा हूँ। इसका बुनियादी जो ढांचा है वो ये है कि आपको जो रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट होंगे, जिनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, उसमें गवर्नमेंट के इदारे भी हैं, उसमें प्राइवेट भी हैं, जहाँ कहीं भी किसी भी आदमी ने डिपॉजिट जो है वो रखा हुआ है और उसकी इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा के डिपॉजिट है और इनकम है, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा हर हाल में। और ये जिस जगह का वो शख्स होगा
वहाँ भी वो इंफॉर्मेशन जाएगी और पूल भी वहाँ सेंट्रलाइज भी होगी। अब अगर पाकिस्तानियों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट जैसे यूएई में कर रखी है, और आज ही आपने खबर पढ़ी होगी कि यूएई की गवर्नमेंट ने उनके एग्जैक्ट नाम देने से इनकार किया है, $8 अरब की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तानियों की सिर्फ प्रॉपर्टी में। मगर चूंकि यूएई ने भी ये साइन की है मल्टीलैटरल ट्रीटी OECD के तहत, तो अब जो है उनको भी हर हालत में हमें ये बताना पड़ेगा। मगर अभी जो मैंने अर्ज़ किया कि हमने अपनी वो फॉर्मेलिटीज़ यानी कि ये 2018 के नवंबर से नाफजुल अमल होनी है, और उससे पहले पहले हमें वो स्टेप सारे पूरे करने हैं। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन का तबादला हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि खुद बहुत से पाकिस्तानी जिन्होंने बाहर पैसा रखा हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं किया, तो हम अपनी उनके खिलाफ जो है वो ज़ाब्ते की कार्रवाई कर पाएंगे। इसी तरह बहुत से बाहर के लोग, वैसे तो मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान में कोई पैसा रखा होगा, मगर उन लोगों को भी उसकी पता चलेगा। ज़्यादातर तो ये उन टैक्स को करने के लिए है जहाँ पैसा पड़ा। ये जो अब आपने बात की, इसके मुताबिक इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर जाएगी FBI के पास। FBI जैसे अगर आपको याद हो 30 लाख नोटिस इश्यू किए, कुछ नहीं हुआ, 20 लाख नोटिस इश्यू किए, कुछ नहीं हुआ, तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या इंफॉर्मेशन जो आएगी उससे क्या हमारा कोई टैक्स बेस बढ़ सकेगा? देखिए, इन्फोर्समेंट की तो बहुत कमी है, और ख़ास तौर पर जब ये इन्फॉर्मेशन तो उन्हीं लोगों की होगी जो आम तौर पर ताकतवर भी होंगे और मालदार भी होंगे। और जो कमी रही है टैक्स निज़ाम में अभी तक वो यही है कि हमने विद होल्डिंग टैक्सेस लगा कर आम लोगों से, तो जहां उनकी इनकम नहीं भी है, टैक्सेस वसूल कर रहे हैं। मगर जहां भी बात रिच एंड माइटी की आती है वहाँ हमारा निज़ाम उसके सामने बेबस पाता है। आपने बिल्कुल सही चीज़ की तरफ इशारा किया है कि महज इंफॉर्मेशन का आ जाना ही तो काफ़ी नहीं होगा। क्या उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हम उन लोगों से जो टैक्स वो बचाते रहे हैं और जो उन्होंने यहाँ ऐसा पैसा बाहर ले गए हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान में कभी टैक्स अदा नहीं किया, उनसे वसूल कर पाएंगे कि नहीं? मेरा ये ख्याल है कि जैसा हमारा अभी टैक्स का निज़ाम है और जिस तरह की अभी हमारी सियासी सूरत हाल है जिसमें पॉलिटिकल विल नहीं है कि ऐसे लोगों को टैक्स करें, उल्टा हम तो एमनेस्टियाँ देने के शौकीन रहे हैं, तो इसकी कोई ऐसे ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। पहले हमें इस आस्पेक्ट पर भी काम करना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन रिफॉर्म एक्ट है और इसके तहत ये प्रोटेक्शन हासिल थी कि ब्लैंकेट आप पैसा पाकिस्तान से बाहर ले जाएं, पाकिस्तान में लेके आ जाएं, क्या इस पे क्या फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस नहीं होती, इनकम टैक्स के कानून का इतलाक नहीं होता क्या? जी, ज़्यादातर तो उसके अंदर ये था कि अगर पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ फॉरेन करेंसी अकाउंट बिल्ड करें और इनवर्ड रेमिटेंसेस हों तो सवाल नहीं पूछा जाएगा। आउटवर्ड रेमिटेंसेस के बारे में तो हमेशा से ये कानून रहा कि आप यहाँ से भेजते हुए उसका बताएं कि किस पर्पज़ के लिए आप भेज रहे हैं, और वो स्टेट बैंक की नज़र में रहना चाहिए था। मगर जैसा आपने देखा कि आने में तो हमें कोई हर्ज नहीं था, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी डेवलप हो रहे थे, मगर जहाँ से जो बाहर फ्लाइट ऑफ कैपिटल गया उसके बारे में हमारे FIA ने, जिसे फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1947 के तहत कोई मुकदमा दर्ज करना होता है। इसके अलावा हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसका फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने उसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। खुद FBR ने जो उसके बारे में कुछ तहकीक करके लोगों के उसके अनएक्सप्लेन्ड समझ के एडिशन करनी थी, तो तीनों महकमों की नाकामी सामने नज़र आती है। आपने बिल्कुल सही तरफ इशारा किया है कि दरअसल ऐसे लॉ भी हमारे पास अभी तक मौजूद हैं जो एक तरफ तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम ऐसे मुआहदात कर रहे हैं जिसके अंदर ऐसी चीज़ों का आ जाने से उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो हमें उन लॉज को भी रिविजिट करना चाहिए। सही। अच्छा, आप पनामा का बड़ा शोर हो रहा है, बड़ा शोर था, अब ये तो एक पॉलिटिकल इशू बन गया था, लेकिन जिन लोगों के नाम आए, 400 लोगों के जिन पाकिस्तानियों के नाम आए, उनके खिलाफ FBR जो है ना बिल्कुल कोई एक्शन नहीं ले रहा, इसकी क्या वजह है? जी, उसमें भी यही वजह थी कि उन्होंने यही बहाना तलाशी की और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही कहा। बल्कि मैं हैरान हुआ कि जब हमारे जो स्पेशल एडवाइज़र ऑन रेवेन्यू थे, फिर उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर के, पता नहीं अब भी हैं मुझे पता नहीं है, तो उन्होंने ये कहा कि जी हमारे यहाँ तो केस ही टाइम बार्ड हो जाते हैं, हम तो पूछना चाहिए तो ये था कि कानून में पिछले साल फाइनेंस एक्ट के अंदर जहाँ इतनी तरमीम की हैं, एक तरह ये भी करते कि जो ऐसी मनी होगी उसके बारे में कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होगी और उसके बारे में सवाल पूछा जा सकेगा। सो चूँकि वो उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि जी हमारे कानून में डॉक्टर साहब हमें ब्रेक लेना है, हम इस पे
पे जरा तफसील से आगे आपसे बात करते हैं। नाज़रीन, हमारा राब्ता इस्लामाबाद से नहीं हो रहा है कुछ वजूहात की वजह से, लेकिन ब्रेक से वापस आते हैं, देखते हैं वहाँ से राब्ता। वहाँ अब्दुल्ला यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और फिर इकराम साहब से बात करते हैं कि पनामा में असल में मसला क्या है, क्यों नहीं FBI एक्शन ले रहा और क्यों इसमें जो लोग जिनके नाम आए हैं उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई कानून के अंदर मौजूद है वो क्यों नहीं की जा रही। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम के शुरू में हम बात कर रहे थे कंबाइंड रिपोर्टिंग सिस्टम की एक ट्रीटी जो साइन की है 185 ममालिक ने। हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि असल में ये क्यों ट्रीटी साइन की गई है, उसकी क्या वजह है और इसके क्या नतीजे आएंगे। हम आपको एक पैकेज दिखाते हैं। पनामा लीक्स में बड़े बड़ों के नाम आए, किसने कितनी जायदाद बनाई, किसने ऑफशोर कंपनियां बनाई, और अब पनामा लीक्स से मजीद बड़े स्कैंडल खुलने वाले हैं क्योंकि FBI को अब 104 ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों के अकाउंट्स और असासों तक रसाई मिलने जा रही है। पाकिस्तान को ये रसाई ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत दी जाएगी और अगले साल सितंबर तक पाकिस्तान दुनिया के 104 ममालिक के साथ अकाउंट्स की डिटेल शेयर करना शुरू कर देगा। नाज़रीन, आपने देखा ये रिपोर्ट जो हमारी टीम ने तैयार की थी, अब जो इन्फॉर्मेशन है वो FBI को फ्लो करेगी। अब FBI को उस पर काम करना है। आए अपने मेहमान से बात करते हैं, हम जो बात कर रहे थे पनामा के हवाले से। जी डॉक्टर साहब, अभी तक चूँकि उसके अंदर उन्होंने एक तो जानबूझकर कोई ऐसा हमने वायदा नहीं किया था। आप हैरान होंगे कि ब्रिटिश वर्जन आइलैंड जहां ये 60% से ज़्यादा कंपनीज थी, उनके साथ इंडिया ने 2011 में बायलैटरल मुआहदा किया और सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर ली। ये नहीं कि टैक्स हेवन से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। दरअसल आपको उनसे बायलैटरल ट्रीटी करनी पड़ती है कि आप हमें को इंफॉर्मेशन देंगे, हम आपको देंगे। मगर हमारे यहाँ चूँकि इसको डिले किया गया और उसके दरमियान अब आप देख रहे हैं कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ कि 104 ममालिक के साथ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक बगैर मांगे किसी आदमी को पॉइंट आउट किए बगैर हासिल हो सकती है। मगर इसका लिए आप देखें कि अभी तक जितने लोगों के नाम भी पनामा में आए थे, किसी एक के खिलाफ भी टैक्स की रिकवरी का बारे में कोई भी कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया गया। भले हमें अपने कानून भी जो था वो मैं अर्ज कर रहा था अमेंड करना पड़ता, तो क्या हर्ज था कि हम कह देते कि जहां इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी होगी कि आपने फ्लाइट ऑफ कैपिटल पाकिस्तान से बगैर किसी लीगल तरीके के किया, तो फिर आपको इनकम टैक्स के अंदर उसके बारे में टाइम लिमिटेशन की कोई डॉक्टर साहब, लेकिन कानून को मेरी एक नाक़िस राय में कानून को अमेंड करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 116 जहां आप एसेट एंड लायबिलिटीज डिक्लेयर करते हैं वो कहता है एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर, वो ये नहीं कहता एसेट एंड लायबिलिटीज इन पाकिस्तान। तो आपको अगर पहले दिन से कानून में जी मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा था कि एसेट और वो इंफॉर्मेशन तो किसी वक्त भी हासिल हो सकती थी, मगर जहां असेसमेंट्स को हुए टाइम बार्ड हो चुके थे, इनमें से मुझे पता है जिन लोगों के पास ज्यादातर नोटिस आए थे 176 के तहत उनसे पूछा गया था कि आपकी कोई ऑफशोर कंपनीज में, तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन का जवाब दिया कि जिस साल में मैंने वहां इन्वेस्टमेंट की थी वो ये साल था और अब वो तो टाइम बार्ड हो चुका। तो इन्होंने बजाय इसके कि लॉ में अमेंडमेंट करते कि ऐसे केस में हम ईयर ऑफ डिस्कवरी, आपको याद होगा कि 111 में पहले वर्ड था ईयर ऑफ डिस्कवरी, बिल्कुल ठीक है, ना कि ईयर टू विच रिलेट। तो अगर हम उस लॉ को रिवाइव कर लेते हैं कि अगर इस तरह की मनी के बारे में ईयर ऑफ डिस्कवरी में भी एडिशन हो सकती है तो मामला हल हो जाता। तो आप देखें कि एक बिल्कुल दानिस्ता तौर पर वहां भी लॉ को डाइल्यूट किया गया। जिन्होंने बनाया था वो तो सही नतीजे पर पहुंचे थे कि अगर आपको 20 साल नहीं पता चला कि एक आदमी ने चोरी से पैसा बाहर रखा हुआ है तो आप ईयर ऑफ डिस्कवरी में उसकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम में ऐड कर लें। सही है। मगर किसने इसको डाइल्यूट करवाया, ये बड़ी काबिल गौर बात है, जिससे मुल्क को जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर का हमने नुकसान पहुंचाया। अगर ये हम टैक्स लगाकर मनी वापस ला पाते तो आज सूरत हाल बहुत बेहतर होती। नहीं तो अभी भी देर नहीं हुई, मैं ख्याल में आज भी अगर अमेंड कर लिया जाए, ये जब मुख्तलिफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए अमेंडमेंट दे के आ जाते हैं, तो आज भी अगर आपका जहन में आ जाए तो अमेंड किया जा सकता है मेरे ख्याल में।
जी जरूरी। देखिए जब इन्होंने अपनी मर्जी का लॉ अमेंड करना होता है तो उसके लिए मिनट्स लगाते हैं, और आपने अभी ये देखा जो गलती रह गई थी और उन्होंने उसको कितनी तेजी के साथ नेशनल असेंबली से फिर सेनेट से भी पास करवा लिया है। और आपने जो कहा ऑर्डिनेंस तो ये जब जी चाहते हैं ले आते हैं, और ऑर्डिनेंस लाने में कितनी देर लगती है, मगर नियत नहीं है, वो पॉलिटिकल विल नहीं है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हमारी कोई इसमें किसी किस्म की कोताही नहीं है, मगर एक्शन स्पीड लाउडर देन वर्ड्स। दूसरी तरफ एक्शंस ये शो कर रहे हैं कि जहां इस तरह की क्रिमिनलिटी हुई है और कौमी खजाने को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया गया है, वहां अब तक कोई भी करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक बात है, लेकिन जो सेक्शन 111 है और ऑर्डिनेंस में पिछले 79 में भी ये प्रोविजन था, 2001 में भी प्रोविजन है, तो आप क्या समझते हैं? ये तो कहा जाता है कि पैसा पाकिस्तान से जाता है और घूम के वापस आ जाता है, तो ये क्यों खास तौर पर रखा गया? इसको क्यों नहीं खत्म किया जा सकता? जी वही मैं अर्ज कर रहा था कि जो पाकिस्तान में हमारे यहाँ असल तबकात हैं जिनका कंट्रोल है, उनके लिए ये बहुत अहम प्रोविजंस है। इसी के ज़रिए वो अपनी यहाँ जो पैरेलल इकॉनमी और जो हमारी बहुत बड़ी एक ऐसा साइज़ ऑफ इकॉनमी है जिसे हम ब्लैक इकॉनमी भी कह सकते हैं, वो उसी के ज़रिए तो ज़िंदा रह रहे हैं कि उसी का तो कवर लेकर वो अपने आप को बचाए हुए हैं। और अगर ये ऐसी अमेंडमेंट्स कर दी जाएं जो कि ख़जाने के और लोगों के हक़ में हो, तो फिर जाहिर है कि उनके मफादात ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आप और मैं इसको बड़ी आसानी से समझ रहे हैं, ये तो एक बहुत ऐसा नहीं था कि एक ज़माने में ऐसा लॉ भी था और उसको क्यों हटाया गया, और वो लॉज जो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोगों को पकड़ सकते थे। अब देख लीजिए कि उन्होंने, आपको जैसे पता ही है और मुझे भी, कि वो ये नॉन फाइलर से रिटर्न लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, कह रहे हैं बस तुम थोड़ा सा ज्यादा टैक्स दे दो, भले तुम नॉन फाइलर रहो। नहीं, वो देखें मसला ये है कि ये अपनी जिम्मेदारी से जो है ना भागते हैं। ये नॉन फाइलर अगर रिटर्न फाइल करेगा तो इनको उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी इनकी, तो ये कहते हैं तुम टैक्स ज्यादा दे दो और हमें बस टैक्स चाहिए और हमें कोई कंप्लायंस नहीं चाहिए। अब आप ये देखें कि जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं पहले 6 महीने पे कैलकुलेट किए जाते थे, फिर क्वार्टर पे, अब मंथली जो है ना रेवेन्यू टारगेट्स को मार्जिन किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। और फील्ड ऑफिसर ये कहता है कि जी मुझे अनरियलिस्टिक टारगेट दोगे तो मैं अनरियलिस्टिकली बिहेव करूंगा। आपका इस पे क्या टेक है? जी देखिए, ये तो वाकई बहुत ज्यादती है कि आप 38 का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने 70 किस्म की विद होल्डिंग टैक्सेस लगा दिए हैं, और वही जो आप कह रहे हैं मोटिवेशन ये है कि हर महीने हमें 20% का इजाफा दिखाना है, और आखिर पे आप देखते हैं कि फिर भी हमें 3-3 दफ़ा जो टारगेट्स होते हैं वो भी रिवाइज नीचे की डाउनवर्ड करके, और बड़ी मुश्किल से हम उसको दिखा पाते हैं कि हमने इतनी कलेक्शन की। तो चूंकि निज़ाम को सही तरीके से जब तक वो इस्तेमाल नहीं करेंगे कि वाकई हम टैक्स पोटेंशियल के मुताबिक लोगों से टैक्स लिया जाए, जैसा हम अभी ये बहस कर रहे थे कि मिसाल के तौर पर एक नॉन जो फाइलर है बहुत अमीर है और उसे 1 साल में 10 करोड़ पर टैक्स देना था, अब वो रिटर्न नहीं फाइल करके सिर्फ 5 लाख रुपए आपको विद होल्डिंग देकर अपना बहुत भारी जो उसको टैक्स देना है वो बचा लेता है। तो ये विल नहीं है। अगर ये विल आ जाए तो फिर एक तो सिस्टम में इक्विटी आ जाएगी, लोग कहेंगे हाँ भाई उसको इसलिए टैक्स लग रहा है कि उसकी इतनी इनकम है, मुझे कम लग रहा है क्योंकि मेरी कम इनकम है। अभी तो ये हो रहा है कि 90 मिलियन जो मोबाइल यूजर हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद वो है जिनकी टैक्सेबल इनकम भी नहीं है, और वो भी 13% एडवांस इनकम टैक्स दे रहे हैं, जबकि बहुत बड़े बड़े जो जिनकी आमदनी है वो सिर्फ थोड़ा सा विद होल्डिंग टैक्स दे के बचे हुए। तो ये जो निज़ाम का हिस्सा, उसके बजाय हमारे जो बिजनेसेस हैं वो तबाह हो रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर नाजायज़ रेट्स की जाती हैं 38 की, फिर कहा जाता है इतना टैक्स जमा करवा दो तो तुम्हें हम छोड़ देते हैं। इसी तरह विद होल्डिंग टैक्सेस के बारे में हो रहा है। तो ये सारा मामला जो है ये असल में सिस्टम के अंदर इतनी बड़ी डिस्टॉर्शंस पैदा कर रहा है कि एक तरफ तो टैक्स पेयर्स के ऊपर दबाव और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर दबाव पड़ रहा है, दूसरी तरफ जो टैक्स कलेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी एफबीआर की तरफ से मंथली क्या डेली बेसिस के ऊपर दबाव है। नाज़रीन, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि टैक्स निज़ाम और टैक्स कानून जो हैं सहल होने चाहिए ताकि लिटिगेशन कम से कम हो। आइए हम बात करते हैं मेरे मेहमान से कि वो जो उन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि नया टैक्स कोड आए तो उसमें क्या क्या ऐसे प्रोविजंस होनी चाहिए जिससे टैक्स निज़ाम बेहतर हो सकता है, सहल हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे? जी, इस नए टैक्स कानून के अंदर जो 5 बेहतरीन चीज़ें हमने सजेस्ट की हैं उसमें पहली ये है
कि आप विद होल्डिंग टैक्सेस की बजाय लोगों को उनकी एक्चुअल आमदनी के बाद टैक्स लगाएं, ताकि उनके पास जो सरमाया है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहे जिसको वो री इन्वेस्ट कर सकें। ठीक। आप एक ऐसा टैक्स इंटेलिजेंस सिस्टम जो है उसको जो है वो अपने पार्ट बनाएं जिसके ज़रिए लोगों के इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो है वो कैप्चर किए जाएं, और उनको जो है उसकी आप क्वार्टरली स्टेटमेंट भेजें कि आपके ये इनफ्लोज और आउटफ्लोज कैप्चर किए हैं। ये सिर्फ आपकी सहूलत के लिए हैं कि जब आप अपनी गोशवारा या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो इनको मद्देनजर रखें। ये एक मैसेज भेजेगी टैक्स एजेंसी कि हमें दरअसल आपके मामलात का पता चल रहा है कि ये बिजली के आपके बिल हैं, ये क्योंकि ये सारी चीजें अब ऑटोमेटेड हैं। हाँ जी हाँ। तो उससे उनके अंदर भी एक एहसास पैदा होगा कि दरअसल रियासत हमें देख रही है और हमें जो है इसको देखना है। तीसरी चीज जो हमने रखी है इन्फोर्समेंट के नुक्ता नजर से वो ये रखी है कि आप बजट में पहले ही बता दें कि अगले साल में हम किसी एक खास सेक्टर को जो है वो पूरा साल खुद आकर, जैसे आप कहते हैं कि डॉक्टर्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, कि हम आएंगे किसी भी और डे पे आपका आकर उस वक्त का हालात चेक करेंगे और साइन करेंगे कि उस मौके पे हमने आपके यहाँ इतने मरीज देखे, आपके रेस्टोरेंट में इतने लोग देखे, और ये हम 10, 20, 30 उन जितने दिन हम चाहेंगे एवरेज के हिसाब से करेंगे, ताकि उनको ये एहसास हो कि वाकई आपकी इनकम की क्वांटिफिकेशन की जा रही है। सहूलियात के लिहाज से हमने दो जो बड़ी चीजें इसमें प्रपोज की हैं, उसमें पहली ये है कि जब कोई भी रिटर्न फाइल होगी, अगर आप चाहते हैं कि उस रिटर्न के ऊपर आपके कोई इतराजात हैं तो आप पहले नोटिस सीधा भेजने की बजाय जो आपके इतराजात हैं उसके बारे में वो भेजें, और जब जवाब आ जाए तो सीनियर ऑफिसरों का एक पैनल उसका जायजा ले कि डिप्टी कमिश्नर ने वाकई ही ये किसी बुनियाद पर भेजा था या सिर्फ हरासमेंट के लिए भेजा था, या रिवर्स अल्टरनेटली ये करें कि वो कोई नोटिस इस वक्त तक इशू ना कर सके जब तक कि वो उसके सीनियर उसको देखकर वेट करके ना भेजे, क्योंकि अभी बहुत हरासमेंट हो रही है। और जो फैसिलिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आखिरी नुक्ता हमने पेश किया वो ये है कि इन लॉज को आप सादा बनाने के साथ साथ इनको लोकल जबानों में भी करें ताकि लोग खुद समझकर इसको कर सकें, और जो टैक्स एडवाइजर्स हैं उनको ये राइट दे कि वो खुद जब किसी टैक्स पेयर के लिए गोशवारा दाखिल करने के लिए उसके पास आए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की वो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करे, ताकि उसकी भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे उनका रोल भी बढ़ जाएगा और वो एक तरह रियासत की मदद भी कर रहे होंगे कि देखिए हम इनके इसकी इनकम की क्वांटिफिकेशन पे हमारी भी जो है वो जांच पड़ताल शामिल है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है वो दो लेवल्स में आ जाए, पहले एडवाइजर उसको देख ले और फिर उसके बाद एफबीआर में जाए तो एफबीआर उसको वेरीफाई करे। आई थिंक आपका पॉइंट बिल्कुल बिजनेस के लिए कैश फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर ये सेंस प्रिवेल कर जाए और एफबीआर को या गवर्नमेंट को रियलाइज कर जाए तो ये मेरे ख्याल में अच्छा प्रपोजल है, लेकिन देखते हैं ये कब तक ये बात होती है। हम पनामा की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, उसमें आपने भी कहा कि उन्होंने अमेंडमेंट नहीं की, लेकिन अब इस वक्त आज रहते हुए क्या हो सकता है, और क्या कोई पनामा जैसा और कोई लीक भी आने वाला है? आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेशन और भी फ्लो करेगी या ब्रेक होगी? जी अभी तो पनामा तो एक टिप ऑफ आइसबर्ग था, अभी हम बहुत से ऐसे मालूमात पर काम कर रहे हैं जो जल्द ही हम सामने लाएंगे, जिसका मैं भी उस वर्ल्ड बैंक की कमेटी जो कि स्टोलन एसेट्स पे काम कर रही है उसका मेंबर हूं, और अभी जो हमें इंफॉर्मेशन इस मल्टीलैटरल ट्रीटीज के तहत हासिल हो गई है, एक तो खैर वो मुल्कों को जाएगी, इसका एक और जगह पूल भी किया जा रहा है, और उस स्टोलन रिकवरी का जो इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक का, जहां पे लोगों ने ये पैसा जो है अपने मुल्कों से चोरी करके वहां टैक्स दिए बगैर या करप्शन करके बाहर भेजा है, उसके ऊपर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये पाकिस्तानियों के लिए जिन्होंने भी ऐसा काम किया हुआ है वो सब सामने आ जाएंगे, और फिर जो है उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो कोई जस्टिफिकेशन। मैं कहता हूं कि अभी भी टाइम है कि वो एफबीआर से राब्ता करें और एफबीआर भी कोई ऐसी स्कीम बना ले कि एक दफा ये पैसा मेन स्ट्रीम में आ जाए, डिक्लेरेशंस मेन स्ट्रीम में आ जाए, और आइंदा के लिए हम इसको फिर इन्फोर्समेंट को दुरुस्त कर लें। अगर ऐसा नहीं किया गया, आप डिक्लेरेशन कह रहे हैं तो क्या आप प्रपोज कर रहे हैं कोई 10% या 20% के कोई प्रपोजल दे रहे हैं कि इस पे वो टैक्स कर दिए, या जो जनरल प्रोविजन लॉ के वो अप्लाई किए जाएं? जी दोनों किए जा सकते हैं। आपको याद होगा कि 2 साल पहले इंडिया ने अनडिस्क्लोज्ड इनकम
जो था उसका लॉ बनाया था कि आप खुद ही बिल पे डिक्लेयर कर दें, क्योंकि फिर उसके बाद जो मुद्दत खत्म हो जाएगी 30 जून 2017, तो फिर हम कन्फिस्केशन की तरफ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि कैरेट एंड स्टिक का एक ऐसा हमें लॉ लाना पड़ेगा कि पहले हम वार्न कर दें कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है ज्यादातर और ये हमें मल्टी टाइटल हासिल हो चुकी है और मजीद हासिल हो जाएगी, तो अगर आप उससे पहले हमें ये 1 साल में या जो भी टाइम लिमिटेशन रखना चाहते हैं, इसमें खुद सेल्फ डिक्लेरेशंस करके अपनी ऑब्लिगेशन जो है, भले चले हम उसे रिड्यूस रेट पर ही कर लेते हैं, हम उन्हें 20% पे भी कर लें या जो भी खैर रेट तय हो, वो तो एक कंसेंसस की बात है। तो इससे ये फायदा होगा कि एफबीआर को अपने टारगेट्स मीट करने में भी आसानी हो जाएगी और लोगों को भी ईज मिल जाएगी कि कल बजाय इसके कि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फेस करें और उनकी प्रॉपर्टीज भी कन्फिस्केट हो, वो अपनी जो है वो खुद डिक्लेरेशंस देकर मेन स्ट्रीम में और अपने टैक्स की प्रोसीजर्स में आ जाएं। डॉक्टर साहब, आजकल आप देख रहे होंगे कि नैब को इंडिपेंडेंट करने की बड़ी बात हो रही है। आपके ख्याल में नैब से ज्यादा एफबीआर को इंडिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है? जी यकीनन आपने सही कहा। अगर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इंडिपेंडेंट होता और बाकी ही उन लोगों को जो अपने आप देख लीजिए कि खुद हमारे पार्लियामेंटेरियंस का जो इनकम का क्वांटम है और जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके आपस में तो कोई ताल्लुक नजर नहीं आता है। और असासे उनके आम पाकिस्तानियों से मैंने उस दिन परसेंटेज निकलवाई है अपने स्टाफ से, तो वो 90% ज्यादा हैं। अच्छा। एक आम पाकिस्तानी की जो एवरेज नेट वेल्थ है और उनकी जो एवरेज नेट वेल्थ निकल रही है, उसमें 90% का फर्क है। वो 90, अब जगह देखिए कि वो 90 टाइम्स उनके ज्यादा हैं, मगर इनकम उनकी वो दिखाते हैं कि सवाए वो जो सैलरी हासिल करते हैं, तो फिर वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के फ्लीट, बड़े बड़ी याशी की जिंदगी, वो कौन फंड कर रहा होता है उसको? नहीं, अगर एफबीआर आजाद होता। मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, एफबीआर के लेवल पे इसको रोकना चाहिए, ताकि ना कि नैब में इसके केस बना के और इसको वहां से रिकवर किया जाए। जी बिल्कुल आपने सही कहा। पहला लेवल तो वही है जहां गोशवारे आए और ऐसे ग्रॉस अंडरस्टेटमेंट्स को और ऐसी कंसीलमेंट्स को अगर एफबीआर ने रोका होता तो नैब की तो बहुत बात की सूरत हाल आती। वहां तो क्रिमिनल लॉ के तहत बियॉन्ड एयोटा ऑफ डाउट आपको साबित करना होता है, और वो आपको पता है व्हाइट कॉलर क्राइम में नेक्सस साबित करना बहुत मुश्किल है। मगर यहाँ तो बड़ा आसान है कि आप किसी से पूछ लें कि भाई आपकी इनकम डिक्लेयर तो 4 लाख है और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 30 लाख है, जरा बताइए कि बकाया आपने, तो सीधी आप 111 में उसकी एडिशन कर देते। तो वो एफबीआर ने ये काम तो बिल्कुल, पता नहीं अब वो इंडिपेंडेंट है इसलिए नहीं कर रही या इनकॉम्पिटेंट है नहीं कर रही, और दोनों केसेस में ये बहुत ही हमारे लिए जो है वो एक परेशानी का बायस है और इंडिपेंडेंट है आम सिटीजन के लिए। इंडिपेंडेंट तो नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है मतलब पूरी तरह उनको लुक आफ्टर करते हैं, हर चीज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है उनको देख रहे होते हैं उसको, तो मैं ख्याल इंडिपेंडेंट तो नहीं है। इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि पाकिस्तान का टैक्स निजाम बेहतर हो सके। जी बिल्कुल, ये पहली शर्त है। जब तक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंट नहीं होगी कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बेसिकली हमने जो हम आपसे बात जो करना चाह रहे थे पनामा के हवाले से और डिस्क्लोजर के हवाले से करना चाह रहे थे, और आपने कहा कि आप वर्ल्ड बैंक की कमेटी के इंशाल्लाह फिर हम आपको किसी और वक्त बुलाएंगे और उस पर बात करेंगे आप लोग क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं और किस तरह डिस्क्लोजर्स को देख रहे हैं। लेकिन आप जाते जाते हमें ये बताते जाएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का टैक्स बेस कैसे बढ़ सकता है? जी इसके वही 2 रास्ते हैं कि आप जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दुरुस्त इस्तेमाल करें, लोगों के जो भी इनफ्लोज आउटफ्लोज हैं उनको कैप्चर करें, उनको उसको कन्फ्रंट करें और फिर देखें कि लोगों डिक्लेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे, जो नहीं कर रहे उनसे वो डिक्लेरेशंस करवाएं, और जो कर रहे हैं और अगर अंडर स्टेटमेंट्स कर रहे हैं उनको पकड़ें। जब तक हम इन्फोर्समेंट नहीं करेंगे और डेटरेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो कोई भी लोग जो है वॉलंटरली तो सामने नहीं आएंगे। तो इन्फोर्समेंट का मेन इशू है। इस कानून के साथ भी अगर इन्फोर्समेंट सही की जाए तो वो, लेकिन इन्फोर्समेंट जो है वो हैरेसमेंट में तब्दील हो जाती है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल बिल्कुल यही है, उसके कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है, और इसीलिए इस नए कानून में जिसका आपने जिक्र किया, जिसका ड्राफ्ट कुछ दिन पहले 3 पार्ट्स में आप ही के बिजनेस रिकॉर्डर में इसी अदारे के जो जैली हुआ उसमें छपा, उसमें हमने इन्हीं चीज के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट किया है और उनको एक रास्ता दिखाया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, फिर हम आपको इंशाल्लाह ज़हमत देंगे। नाजरीन, पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में इन्फोर्समेंट का बहुत बड़ा इशू है। इन्फोर्समेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ डिस्क्रिशन का बेजा इस्तेमाल जो है वो भी हार्डशिप और मसाइल पैदा करता है। टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करना चाहिए,
और उसको ये एहसास दिलाना चाहिए कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो एक्सचेकर को सपोर्ट कर रहा है, लिहाजा वो हुकूमत के लिए एक अहम आदमी है। और इसी तरह वो लोग जो इस सिस्टम को डिसीव कर रहे हैं या इस सिस्टम को बाईपास कर रहे हैं, उनको करार वाकई सजा दी जानी चाहिए और उनके खिलाफ जो है वो जो कानून में जो भी सजाएं हैं वो उनके खिलाफ होनी चाहिए और उनको इसी तरह एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए ताकि लोग आइंदा टैक्स जो है प्रॉपर दें और अपना ड्यू टैक्स ड्यू टाइम पे दें। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।